नमस्कार, आप देख रहे हैं KYN पोस्ट। KYN पोस्ट के दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे EIA डिबेट पर, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। पर्यावरण मंत्रालय ने 11 अगस्त 2020 को EIA नोटिफिकेशन ड्राफ्ट जारी किया था, जिसके बाद डेडलाइन बढ़ने की मांग पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने EIA ड्राफ्ट 2020 पर पब्लिक फीडबैक की डेडलाइन 30 जून से बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि EIA ड्राफ्ट एक इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट बिल है, जिसका नोटिफिकेशन 23 मार्च 2020 को आया था और इसका इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट और एक्सपर्ट काफी विरोध कर रहे हैं। अब ये पूरी EIA डिबेट क्या है, इसे समझने से पहले ये समझते हैं कि EIA क्या है। UNEP के अनुसार EIA एक तरह का टूल है जिसका इस्तेमाल से किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग और डिजाइन के शुरुआती चरण में ये पता करना होता है कि इस डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट पर और सोसाइटी पर और इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट होगा, और अगर इसका कोई बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो उसे कैसे और किस तरीके से कम किया जा सकता है। किसी भी देश में जब कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू होता है, उससे पहले उसका EIA असेसमेंट होना जरूरी है, साथ में उसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलना भी उतना ही जरूरी है। एक उदाहरण के तौर पर कोई डैम अगर बन रहा है तो वहां पर उसके आसपास के जंगल, पेड़ पौधे, जानवर और मनुष्य कितनी तरीके से प्रभावित होंगे। मनुष्य का घर, व्यवसाय, जमीन और उनका विस्थापन जैसी बातों को ध्यान में रखकर ही डैम को मंजूरी मिलेगी और काम शुरू हो पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये सब देखना तो सरकार का काम है, इसमें आम जनता का क्या रोल, तो इस पर हम बाद में आते हैं। पहले हम EIA की हिस्ट्री को समझते हैं। EIA आने से पहले भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलना एक इजी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हुआ करता था, लेकिन 27 जनवरी 1994 को भारत में पहली बार इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का नोटिफिकेशन आया, जिसमें किसी भी एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना मैंडेटरी कर दिया गया था। EIA को कानूनी रूप से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सपोर्ट करता है, जिसमें इसकी प्रक्रिया के नियम कायदे बताए गए हैं। अब इतनी बात हो गई है तो ये भी बताते चलते हैं कि भारत में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी भोपाल गैस लीक 1984 जैसी बड़ी घटना के बाद बना था। बहरहाल EIA का लेटेस्ट वर्जन आज से 14 साल पहले यानी कि 2006 में आया था, जिसमें माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट्स, रिवर वैली इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट को भी इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना मैंडेटरी कर दिया गया था। इसके साथ ही क्लियरेंस देने की पावर सेंटर के साथ अब स्टेट गवर्नमेंट को भी मिल गई है। ये तो हुई EIA के इतिहास से लेकर अब तक की कथा। अब सवाल फिर वही उठता है कि हमारा क्या, इसमें हमारा क्या लेना देना। तो इसका जवाब है कि किसी भी प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले उसके बारे में पब्लिक फीडबैक लिया जाता है और यहाँ अपना ओपिनियन देना जनता के अधिकार में आता है। तो फिर अब EIA की डिबेट क्या है, इसके बारे में भी जानते हैं। इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट और प्रकृति प्रेमियों का कहना है कि EIA नोटिफिकेशन ड्राफ्ट 2020 का जो नया बिल है, ये पुराने 2006 वाले बिल से भी वीक है और ये ड्राफ्ट और इंडस्ट्री के लोगों के फेवर में ज्यादा, पब्लिक और इन्वायरमेंट के फेवर में कम है। इस बिल से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो बढ़ जाएगा, लेकिन इन्वायरमेंट की कॉस्ट पर। तो ऐसा क्या है EIA ड्राफ्ट 2020 में जिसका इतना विरोध हो रहा है और इसे वापस लेने की बात की जा रही है? आइए एक नजर इस बात पर भी डालते हैं। EIA ड्राफ्ट 2020 में सबसे पहले इशू ये बताया गया कि इस बिल में गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल कर दिया गया है, वो चाहे जिसे स्ट्रैटेजिक टैग देकर क्लियरेंस दे सकती है। अब ये टैग क्या है? किसी भी डिफेंस और सिक्योरिटी प्रोजेक्ट को शुरू करने में EIA क्लियरेंस ढील दे दी जाती है, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिक टैग में आता था। लेकिन अब इस नए बिल में सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस और सिक्योरिटी के अलावा भी किसी प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से स्ट्रैटेजिक टैग दे सकती है। उसके बाद उस प्रोजेक्ट की कोई भी जानकारी पब्लिक में नहीं दी जाएगी और उसे EIA क्लियरेंस में भी ढील मिल जाएगी। दूसरे इशू ये बताया जा रहा है कि इसमें कोई इंडस्ट्री और प्रोजेक्ट्स को डायरेक्टली एग्जेम्पशन दे दिया गया है, यानी उन्हें कोई नॉर्म फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि रोड और ट्रांसपोर्ट में नेशनल हाईवेज को बड़ा करने में भी और इनलैंड वाटरवेज यानी कि एक देश में नदियां, झील और बैक वाटर जैसे पानी के रास्तों पर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी एग्जेम्पशन दिया गया है। इसके अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के बॉर्डर एरिया से
100 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उसे किसी भी EIA नॉर्म को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब चाहे वो जंगल काट के बने या नदी को रोककर, ये मैटर नहीं करेगा। साथ ही इस एक्सेम्पशन में पूरा नॉर्थ ईस्ट का एरिया कवर हो जाएगा जहां सबसे ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है। इसके बाद इसमें पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस को इश्यू बताया गया है। इसके तहत अगर कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री पहले से पॉल्यूशन कॉज कर रही है तो वो बाद में कभी भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले सकती है। उसे बस कुछ पेनल्टी पे करनी होगी और अब तक जो भी पॉल्यूशन किया है उसे सुधारने के लिए एक डिटेल प्लान बताना है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2020 को एक ऑर्डर में भी कहा था कि केंद्र सरकार कोई भी पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस नहीं देगी। इस ड्राफ्ट में सबसे बड़ा लो पोल है पब्लिक कंप्लेंट्स का। इसमें ये बताया गया है कि अगर एनवायरमेंट के अगेंस्ट कोई इलीगल या गलत एक्टिविटी हो रही है तो उसे सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर जो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है वो रिपोर्ट कर सकता है। पब्लिक कंप्लेंट से कोई कार्यवाही नहीं होगी। इसके बाद अगला इशू है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। इसमें पहले 20,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर के कंस्ट्रक्शन पर क्लियरेंस लेना होता था, लेकिन अब इस लिमिट को 1.5 लाख स्क्वायर मीटर कर दिया गया है। यानी कि अब मॉल या एयरपोर्ट के टर्मिनल जितना बड़ा कंस्ट्रक्शन भी बिना EIA नॉर्म्स फॉलो किए बनाए जा सकते हैं। अगर आप अभी सोच रहे हो कि इससे प्रॉब्लम क्या है, डेवलपमेंट ही तो होगा। इसके 2 रीसेंट एग्जाम्पल हैं। पहला विशाखापट्टनम गैस लीक जिसमें 22 लोग मारे गए थे और कई लोग इफेक्ट हुए थे, वो भी बिना EIA नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा था। और दूसरा असम ऑयल एंड गैस लीक भी इसी का एक बहुत ही लेटेस्ट एग्जाम्पल है। पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने मौजूदा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से पत्र लिखकर इस बिल को पूर्णतः विरोध किया है और कई एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स इसका अपोज भी कर रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि एनवायरमेंट सिर्फ एक्टिविस्ट का इशू नहीं है तो आप स्क्रीन पर दिए ईमेल ID और एड्रेस पर सीधे गवर्नमेंट को सुझाव दे सकते हैं या फिर उन्हें लेटर भी भेज सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वहीं KYN पोस्ट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।